हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने हमारी पिछली वीडियो में पनिशमेंट का पार्ट 1 कवर किया था, जिसके अंदर हमने सेक्शन 53 से लेकर 63 तक कवर किया था। आज इस पनिशमेंट के पार्ट 2 वीडियो के अंदर हम सेक्शन 64 से 75 तक कवर करेंगे और ये वीडियो पनिशमेंट चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा। मैंने पिछली वाली वीडियो में आधा डिस्कस कर दिया था और आधा आज डिस्कस करूँगा। सो स्टार्ट करते हैं पनिशमेंट। अब हम शुरू करेंगे 64 से। 64, 65, 66 and 67 they are all depend upon each other. 64 में क्या लिखा हुआ है? सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन। अगर हमने फाइन नहीं पे किया तो हमें कितने एक्स्ट्रा सजा मिल सकती है? इन एवरी केस ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट एज वेल एज फाइन। अब 64 में ये बात ध्यान देना कि ये जो पनिशमेंट है इसमें इम्प्रिजनमेंट भी है प्लस फाइन भी है, और 64 में सिर्फ हम बात करेंगे फाइन की, ना कि इम्प्रिजनमेंट की। 64 और 67 में सिर्फ एक ही डिफरेंस है। 64 में बात करता है इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन, लेकिन 67 में बात करता है सिर्फ और सिर्फ फाइन की, उसमें कोई इम्प्रिजनमेंट नहीं है। पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट एज वेल एज फाइन इन विच the offender is sentenced to fine, whether with or without imprisonment. In every case of an offence punishable with imprisonment or with fine only, in which the offender is sentenced to fine, it shall be competent to the court which sentence such offender to directly by the sentence that in default of fine the offender shall suffer imprisonment for अ सर्टेन टर्म। अगर कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जब उसमें उसको इम्प्रिजनमेंट भी देना है और फाइन भी देना है, और उस स्थिति के अंदर अगर वो फाइन पे नहीं कर पाता है तो वो उस कॉम्पिटेंट कोर्ट के ऊपर होगा कि वो उसको सजा किस तरीके से देगी और कितनी देगी। which shall be in excess of any other imprisonment to which he may have been sentenced or which he may be liable under the communication of sentence। और ये सजा जो उसने अभी भुगत रखी है या जो भुगत रहा है उससे ज़्यादा हो सकती है, लेकिन उसकी भी एक लिमिट है, उसकी भी एक डिस्क्रिप्शन है, वो हम पढ़ेंगे 65 और 66 में। 65 लिमिट टू इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन व्हेन इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन अवॉर्डेबल। 65 को हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि 64 सेक्शन की लिमिट है। The term for which the court direct the offender to be imprisoned in default of payment of fine shall not exceed 1/4 of the imprisonment which is maximum fixed for the offence। मतलब 1/4 of the maximum या 1/4 of the longest से ऊपर imprisonment उसको नहीं मिलेगी अगर उसने फाइन पे नहीं किया है तो। सपोज किसी की अगर इम्प्रिजनमेंट 1 साल की है और फाइन है 1000 रुपये, और अगर वो 1000 रुपये फाइन पे नहीं करता है तो उसको 3 महीने एक्स्ट्रा की सजा मिलेगी, उससे ऊपर नहीं मिलेगी, क्योंकि 1/4 ऑफ द लॉन्गेस्ट है। आगे चलते हैं। इफ द ऑफेंस बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट एज वेल एज फाइन। जैसे कि मैंने बताया था 64 के अंदर क्या था, इम्प्रिजनमेंट भी है प्लस फाइन भी है, लेकिन 67 में सिर्फ और सिर्फ हम बात करेंगे फाइन की। अब 66 जो है वो एक तरीके से डिस्क्रिप्शन है 64 का, कि भैया अगर उसने पेमेंट नहीं करी जो उसको 1/4 मिलेगी वो किस तरीके की मिलेगी। तो इसमें कह दिया गया है आइदर डिस्क्रिप्शन, सिंपल भी हो सकती है और रिगोरस भी हो सकती है। द इम्प्रिजनमेंट विच द कोर्ट इम्पोजेस इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन मे बी एनी डिस्क्रिप्शन। एनी डिस्क्रिप्शन का मतलब आइदर सिंपल आइदर रिगोरियस, to which the offender might have sentence for the offense। वो कोर्ट के ऊपर डिस्क्रिप्शन पावर है कि उसको सिंपल देगी या रिगोरियस देगी, या उस बात के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि वो जो ऑफेंडर है कौन सी पनिशमेंट पहले भोग रहा है। आगे बढ़ते हैं। 67 मैंने पहले कहा था 64 के अंदर हम बात करेंगे इम्प्रिजनमेंट एज वेल एज फाइन।
लेकिन 67 के अंदर हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ फाइन, कोई इम्प्रिजनमेंट 67 में नहीं आएगा। इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन व्हेन ऑफेंस पनिशेबल विद फाइन ओनली, लिखा गया ना सिर्फ फाइन ओनली। इफ द ऑफेंस बी पनिशेबल विद फाइन ओनली, द इम्प्रिजनमेंट विच द कोर्ट इम्पोजेस इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन शैल बी सिंपल। अब इसके अंदर क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि जब सिर्फ फाइन पेबल करना है उसको, सिर्फ फाइन की पनिशमेंट है उसके पास, और अगर उसको वो पेमेंट नहीं कर पाता है तो उसको इम्प्रिजनमेंट मिलेगी, कौन सी मिलेगी, सिंपल, रिगोरियस या आइदर। तो यहाँ पे हमेशा आंसर आएगा सिंपल, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ भी रखा है पेपर्स में। एंड द टर्म फॉर विच द कोर्ट डायरेक्ट द ऑफेंडर टू बी इम्प्रिजन्ड इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन शैल नॉट एक्सीड द फॉलोइंग स्केल। अब ऐसा भी नहीं है कि भैया अगर उसने इम्प्रिजनमेंट ऑफ फाइन करना है तो उसकी कोई लिमिट नहीं है, लिमिट भी है। लिमिट क्या है, बहुत छोटी सी लिमिट है। अगर अमाउंट 50 रुपए तक का है, तो उसको 2 महीने से ज़्यादा सजा नहीं मिलेगी। नॉट एक्सीडिंग 2 months व्हेन द अमाउंट ऑफ द फाइन शैल नॉट एक्सीड 50 रुपीज। अगर अमाउंट 100 रुपए तक का है तो 4 महीने तक की सजा मिलेगी, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। नॉट एक्सीडिंग 4 months व्हेन द अमाउंट शैल नॉट एक्सीड 100 रुपीज एंड फॉर एनी टर्म्स। और अगर 100 से ऊपर का अमाउंट है तो उसको 6 महीने से ऊपर की सजा नहीं मिलेगी। नॉट एक्सीडिंग 6 months इन एनी अदर केस। अदर केस का मतलब होगा 100 रुपए से ऊपर वाले केस। अब हम बात करते हैं 68 की। अब 68 और 69 भी दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। कैसे? 68 में बात करता है कि हम टर्मिनेशन ऑफ इम्प्रिजनमेंट जब उसने पूरे अमाउंट पे कर दिया हो फाइन का। अब ऑब्वियस बात है, जब आपने पूरा अमाउंट पे कर दिया है तो कोर्ट आपके दुश्मन थोड़ी है। कोर्ट बोलेगी ओके यू मे गो, या अगर आपने टाइम पे वो बॉन्ड वगैरह भर दे तो कोर्ट आपकी दुश्मन थोड़ी है, आपको भेज देगी। The imprisonment which is imposed in default of payment of fine shall terminate whenever the fine is either paid, levied by process of law। जिस दिन आपने उस अमाउंट को पे कर दिया उस दिन आपको भेज दिया जाएगा कि अब आप जा सकते हो। अब 68 में तो हमने बात की है कि फुल पेमेंट ऑफ फाइन की, लेकिन 69 में बात करता है प्रपोर्शनल पेमेंट ऑफ फाइन की। टर्मिनेशन ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑन पेमेंट ऑफ प्रपोर्शनल पार्ट ऑफ द फाइन, मतलब हमने कुछ पार्ट पे कर दिया और कुछ पार्ट बाकी है, तो उस केस में जो पार्ट हमने पे कर दिया उतनी सजा हमारी माफ हो जाएगी, और जो पे नहीं कर पाए उतनी सजा हमें भोगनी पड़ेगी। कैसे? इफ बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट, इम्प्रिजनमेंट के टर्म से पहले in default of fine, such proportion of the fine be paid or levied that the term of imprisonment suffered in default of payment is not less than proportional to the part of the fine still unpaid, and the imprisonment shall terminate। मतलब जिस दिन आपने उस प्रपोर्शनल को पे कर दिया और वो प्रपोर्शनल पीरियड पूरा हो गया तो आपको रिहा कर दिया जाएगा। इसकी इलस्ट्रेशन जो बहुत बार पूछ लेता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन में से एक है, A is sentenced to fine of 100 rupees and 4 months imprisonment in default of payment of fine। 100 रुपए का उसको फाइन लगा और 4 महीने की सजा अगर उसने 100 रुपए पे नहीं किए तब। अब उसने इस केस में 75 रुपए पे कर दिए, तो उस केस में इसको क्या होगा, 1 महीने की सजा मिलेगी और जो बाकी 3 महीने की सजा उसकी माफ हो जाएगी। लेकिन अगर ये 50 रुपए ही केवल पे करता है तो इसको 2 महीने की सजा भोगनी पड़ेगी और 2 महीने इसकी सजा माफ हो जाएगी। सेक्शन 70। सेक्शन 70 को आप ऐसे समझ लीजिए कि आपकी लाश के ऊपर से भी पैसे वसूल लिए जाएंगे। फाइन लेवेबल विद इन 6 years ऑफ ड्यूरिंग इम्प्रिजनमेंट, डेथ नॉट टू डिस्चार्ज प्रॉपर्टी फ्रॉम लाइबिलिटी। मतलब जिस दिन ऑर्डर आ गया उसके 6 साल के अंदर अंदर आपको अपने सारे डेट पूरे करने पड़ेंगे, और अगर आप मर गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप दायित्वों से बरी हो गए। द फाइन और एनी पार्ट देयर ऑफ विच रिमेन अनपेड, जो ऐसा फाइन
या कोई ऐसा अमाउंट जो अभी तक अनपेड है, मे बी लेविड एट एनी टाइम विद इन 6 years, 6 साल के अंदर अंदर, जिस टाइम वो ऑर्डर पास हुआ था सेंटेंस का उसके अंदर अंदर वो पे हो जाना चाहिए आफ्टर द पासिंग ऑफ सेंटेंस, एंड इफ अंडर सेंटेंस द ऑफेंडर बी लाइबल टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लॉन्गर पीरियड देन 6 years। अगर कोई ऐसा ऑफेंडर है जो 6 साल तक तो जेल में ही रहा है, तो उस केस में क्या होगा, देन एट एनी प्रीवियस टू द एक्सपायरेशन ऑफ द पीरियड, तो उसको भी छूट नहीं मिलेगी, उसको भी बोलेंगे भैया आप पे करो, एंड द डेथ ऑफ द ऑफेंडर डज नॉट डिस्चार्ज फ्रॉम द लाइबिलिटी एनी प्रॉपर्टी विच वुड आफ्टर हिज डेथ बी लीगली लाइबल फॉर हिज डेथ। मतलब अगर उस पीरियड में वो ऑफेंडर मर भी गया तो भी उसकी लाइबिलिटी से वो छूट नहीं सकता। सेक्शन 71 limit of punishment of offense made up of several offenses, where anything which is an offense made up of parts, जो कोई भी ऐसे एक्ट जो पार्ट में जुड़ जुड़ के एक ऑफेंस बना रहे हो, एनी ऑफ विच पार्ट इटसेल्फ एन ऑफेंस, कोई ऐसा पार्ट जो अपने आप में अपराध हो, द ऑफेंडर शैल नॉट पनिश विद द पनिशमेंट फॉर मोर देन वन ऑफ सच ऑफ हिज ऑफेंस। तो जो पनिशमेंट होगी वो सिर्फ उसको एक ही अपराध की दी जाएगी। इसके आगे 2 इलस्ट्रेशन आएगी, उसमें आपको अच्छा समझ में आएगा। अनलेस इट इज टू बी सो एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड, where anything is an offense falling under 2 or more separate definition of law in force for time being, by which offense are defined or punished। अब यहाँ पे इसको समझने के लिए ये 2 इलस्ट्रेशन बहुत जरूरी है। अब ए में क्या कह दिया कि ए ने जेड के ऊपर 50 बार एक ही डंडे से प्रहार किया, मतलब ए ने एक डंडे से जेड के ऊपर 50 बार प्रहार किया। अब यहाँ पे ए ने जेड के ऊपर जो प्रहार किया वो आता है कैटेगरी में वॉलंटरी कॉजिंग हार्म या वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट। और अगर उसको हम वो हर एक प्रहार के लिए लाइबल करें तो वो ए लाइबल होगा कम से कम 50 साल के लिए, क्योंकि एक बार डंडे से मारने का मतलब 1 साल की इम्प्रिजनमेंट। अब उसने 50 बार मारा तो उसको 50 साल तक की सजा मिलती अगर इसकी हम बात मानते तो। लेकिन 71 के अकॉर्डिंग, क्योंकि उसने कहा है कि सेवरल एक्ट्स मिलके जब कोई एक ऑफेंस बनाएंगे तो उसको सजा एक की ही मिलेगी, तो यहाँ पे ए को भी सजा सिर्फ एक बार प्रहार करने की मिलेगी जो कि 1 साल की होगी, या जो भी उसमें स्पेसिफाइड होगा उतनी होगी। ऐसा नहीं है कि आपने अगर 100 बार उसको डंडे से मारा तो आपको 100 साल लग जाएगी, या आपने 25 बार मारा तो आपको 25 साल लग जाएगी। एक ही ऑफेंस की लगेगी क्योंकि वो एक सीरीज चल रही है सेम की, इसलिए। लेकिन अगर ए ने जेड के साथ साथ वाई को भी मारा होता तो उस केस में ए को जेड को मारने की भी लगती और वाई को मारने की भी लगती। ये हमारी कहते हैं इलस्ट्रेशन बी। बट इफ वाइल ए इज बीटिंग जेड, वाई इंटरफेयर, वाई बीच बचाव में आ गया और ए ने इंटेंशनली वाई को भी मार दिया डंडे से, और अब ये जो इसने वाई को मारा है ये जेड की सीरीज का पार्ट नहीं है, तो इसने ए ने वाई को भी वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट किया है जैसे उसने जेड को किया था। तो अब इस केस में जो ए को सजा मिलेगी वो जेड की अलग मिलेगी और वाई की अलग मिलेगी। सेक्शन 72। अब 72 में ये कह दिया गया कि जब कोर्ट खुद कंफ्यूजन में है कि इसको सजा कौन सी दी जाए या इसने कौन सा ऑफेंस किया है या इसकी आईपीसी में कैटेगरी कौन सी होगी, तो उस केस में उसको जो मिनिमम सजा मिलेगी वो उसको दी जाएगी, जो उस ऑफेंस की मिनिमम सजा होगी वो उसको दी जाएगी। 73 मोस्ट इंपॉर्टेंट, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट बार बार पूछता है। अब सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के अंदर पहली बात तो ये समझ लीजिए कि उसको दी क्यों जाती है। अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जो रिगोरियस इम्प्रिजनमेंट में आता है तो उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दी जाती है। Whenever any person is convicted of an offense for which under this code the court has power to sentence him to rigorous imprisonment,
कोर्ट में by its sentence order the offender shall kept in solitary confinement for any portion और portions of imprisonment। अब ये कोर्ट के ऊपर पावर होती है कि वो उसको किसी भी पीरियड के लिए solitary confinement में रख सकती है, अगर उसका ऑफेंस कौन सा है, रिगोरियस इम्प्रिजनमेंट से डील करता हो तो, विच ही सेंटेंस। बट जो सोलिटरी कन्फाइनमेंट होगा वो एग्रीगेट मिला के 3 महीने से ऊपर नहीं होगा, नॉट एक्सीडिंग 3 months इन होल। मतलब जो सोलिटरी कन्फाइनमेंट का मैक्सिमम पीरियड होगा वो होगा 3 महीने। अब उसमें भी स्केल्स हैं डिफरेंट डिफरेंट। अगर कोई ऐसी अगर कोई इम्प्रिजनमेंट है 6 महीने तक की, तो उसमें उसको रिगोरियस या उसको सोलिटरी कन्फाइनमेंट मिलेगा 1 महीने का। अगर कोई इम्प्रिजनमेंट है 6 महीने से 1 साल तक की, तो उसमें उसको सोलिटरी कन्फाइनमेंट मिलेगा 2 महीने का। और अगर कोई ऐसी इम्प्रिजनमेंट है 1 साल से ऊपर की, तो उसमें मैक्सिमम उसको मिलेगा 3 महीने तक का, उससे ऊपर नहीं। और सेक्शन 74 में सोलिटरी कन्फाइनमेंट की भी लिमिट बता दी गई है। लिमिट क्या है कि जो सोलिटरी कन्फाइनमेंट होगा वो मैक्सिमम एक बारी में 14 दिन से ऊपर का नहीं मिल सकता, और उसके बीच में भी इंटरवल होने चाहिए, रेगुलर पीरियड पे नहीं मिलेगा। सपोज कर लीजिए 1 महीना है 28 दिन का या फिर 30 दिन का, तो शुरू के 7 दिन सोलिटरी कन्फाइनमेंट, बीच में 14 दिन का गैप, और आखिरी 7 दिन कन्फाइनमेंट। मतलब अगर उसको 14 डेज भी पूरे करने हैं तो वो भी एक साथ नहीं होंगे। 7 दिन कन्फाइनमेंट, 7 दिन का गैप, वो 14 डेज का गैप, और फिर उसके बाद 7 दिन कन्फाइनमेंट। एक बारी में 14 दिन का देना है, लेकिन वो भी 2 पार्ट्स में देना है, और जिसके बीच में 14 दिनों का गैप होगा। आगे बढ़ते हैं। और आज इसी के साथ हमारा पनिशमेंट चैप्टर खत्म हुआ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, लेक्चर समझ में आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे जनरल एक्सेप्शन, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। और उसके अंदर मैं आपको कुछ मैगजीन्स भी कराऊंगा जो पेपर में बार बार पूछते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।